यहाँ पे डीपीपी में पहले तो डाउट है लोगों को। डीपीपी 6 में कोई डाउट? आपको डीपीपी 6 करके लानी ठीक है। तो क्या दिया 37 क्वेश्चन में आपको बोला कि एक सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस a so that if the volume of the cylinder is v then v equal to 2 pi r square into root of h square minus r square। तो आपको बाद में प्रूव करना है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर व्हेन v इज मैक्सिमम। मतलब आपको डिफरेंशिएट किसका करना है? किसका डिफरेंशिएट करना है? वॉल्यूम। किसके वॉल्यूम का? और वो सिलेंडर कहाँ है? सिलेंडर का है स्फीयर के अंदर। अगर ये आपका स्फीयर है, इसके अंदर हमने सिलेंडर लिया, इस सिलेंडर का आप लोगों को रेडियस दे रखा है ना। सिलेंडर का आप लोग देखोगे तो रेडियस गिवन है। कितना है सिलेंडर का रेडियस? a। तो सिलेंडर का रेडियस अगर a है तो ये मेरा सेंटर है अगर उस स्फीयर का, तो ये मेरा a होगा, ये मेरा a होगा, ये हमारा तो रेडियस दे लिया। अच्छा, स्फीयर का रेडियस a है, सिलेंडर का रेडियस तो r है, इनका रेडियस तो r है। तो आप लोगों का ऐसा जैसे ये सेंटर से लेके अगर कोर पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने वाला है। तो ये क्या होगा? अगर इसका फाइंड करें तो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर ये रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा तो ये भी तो सिलेंडर तो सिमेट्रिक ही होगा। अगर ये रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर तो ये भी क्या होगा? रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर है। और एच क्या होगा? ट्वाइस ऑफ ये है ना, ये भी रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये भी रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो आप लोगों को वॉल्यूम फाइनली क्या आ जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पहला वाला पार्ट ये प्रूव करना है। ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। उसके बाद आप लोगों को यही चीज आप लोगों को मैक्सिमम चाहिए। अगर ये मैक्सिमम चाहिए तब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे? आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लोगे। और थोड़ा इजी करना है तो और भी एक काम कर सकते, इसका स्क्वायर कर लो तो बी स्क्वायर आपका k हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 पाई r is to 4 into a square minus r square। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 पाई a square r is to 4 minus r is to 6। और फिर आप इसका डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू r। तो 4 पाई कांस्टेंट, a square r is to 4 का डिफरेंशिएशन 4 a square r cube r is to 6 का 6 r is to 5 इक्वल टू 0। क्या कॉमन? r क्यूब 2r क्यूब। तो क्या हो जाएगा? 8 पाई r क्यूब। तो क्या बचेगा यहाँ पर? 2 स्क्वायर माइनस 3 r स्क्वायर इक्वल टू 0। r तो 0 होगा नहीं तो आपके क्लास में क्या बचा? a स्क्वायर इक्वल टू 3/2 r स्क्वायर। डबल डिफरेंशियल वाला पार्ट सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ। डबल डिफरेंशिएट करोगे तो आपका आंसर लेस देन 0 आ जाता होगा। क्यों लेस देन 0 आ जाता होगा? क्योंकि आपको मैक्सिमम चाहिए। अब ये जो a स्क्वायर की वैल्यू आई वो हमारे पास यहाँ पर रिलेशन क्या था? h/2। मतलब अगर इसको अगर मैंने h लिया है, ये जो रिलेशन था ये क्या होगा आपका?
या तो ऐसे बोल सकते हैं रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जो वैल्यू है वो आपकी हाइट का आधा है h/2 के बराबर, और ए स्क्वायर कितना है, और सॉरी आर स्क्वायर कितना है 2a स्क्वायर बाई, क्योंकि आर हमने अज्यूम किया, उन्होंने आंसर क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, आंसर ऑब्वियसली एक ही टर्म्स में होगा, तो आर स्क्वायर को हटाओ, आर स्क्वायर को जब आप हटाओगे तो यहाँ पर आर स्क्वायर की जगह पर क्या रखोगे 2/3 ए स्क्वायर, एलसीएम लोगे तो 3a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, a स्क्वायर बाई 3, a स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर रूट a बाई रूट 3 है, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2a बाई रूट 3, तो आप लोगों को हाइट फाइंड करना था मैक्सिमम वॉल्यूम को, तो हाइट कितना आ रहा है 2a बाई रूट 3, आप देखो तो 2a बाई रूट 3 आंसर आ गया हाइट का। फिर उन्होंने पूछा कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम भी ढूंढो, तो ये जो आप लोगों का a की वैल्यू r स्क्वायर की वैल्यू है उसमें रख देता हूं, अगर यहाँ पर रख दूंगा तो मेरा b क्या आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर इज 2/3 स्क्वायर, और यहाँ पर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2/3 ए स्क्वायर, जहाँ पर भी r स्क्वायर होगा वहां पर क्या सब्स्टिट्यूट करने के 2/3 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2/3 ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 4π/3 स्क्वायर इनटू रूट ऑफ ए स्क्वायर बाई 3, तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 4π/3 रूट 3 इनटू है ना, स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा, तो आपको फाइनल आंसर क्या आना चाहिए 4π/3 रूट 3 इनटू 80, कोई प्रूव कर। तो ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में भी है, तो वहां पर आप लोगों को ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो प्रूव नहीं करना है, बाकी सिलेंडर के अंदर स्फीयर के अंदर आपको दो टाइप के क्वेश्चन आप देखोगे तो अपने मिसलेनियस में, स्फीयर के अंदर सिलेंडर भी है और स्फीयर के अंदर कोन भी है। सिलेंडर ज्यादा इजी है, वैसे तो दोनों इजी है, बट सिलेंडर फिर भी ज्यादा इजी है क्योंकि सिमेट्रिक होता है तो हाइट आधा हो जाता है, कोन होता है तो फिर क्या फर्क पड़ता है, अगर एक चीज अगर कोन के लिए होता तो क्या फर्क पड़ता है, कोन होता तो आप लोगों का सेफ ऐसा होता, तो उस केस में ये हमारा स्फीयर का रेडियस सपोज a दिया हुआ है, ये स्फीयर का रेडियस a हो गया, ये स्फीयर का रेडियस a हो गया, आपको मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूव करना है, तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर जब मतलब यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर होता था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसको हमने अगर x ले लिया तो हमारा h क्या हो जाएगा, h क्या होगा a प्लस x, और r क्या होगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो कौन का वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या होगी 1/3 पाई r स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और h क्या है हमारा a प्लस x, तो हम इसका डिफरेंशिएट करते थे x के रिस्पेक्ट। तो दोनों टाइप का क्वेश्चन है आपको तो पूछे जा सकते हैं, तो आना चाहिए। उसके बाद और कोई डाउट कोई कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? ठीक है, मैं जिनको जो काम बोलता हूँ वो काम करेंगे। टेक्स्ट बुक है ना, पहले मॉड्यूल है ना सबके पास, ठीक है। इस चीज का DBT 6 हो गया है, पूरा कंप्लीट हो गया।
और बाकी लोगों को बाकी है। कंप्लीट हो गया? ठीक है, जिनका कंप्लीट हो गया वो लोग यहाँ पर बोर्ड पे ध्यान देंगे, बाकी सब लोग वो चालू करेंगे, बाकी सब लोगों को यहाँ ध्यान नहीं देना। मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ाओ, जिनका हो गया वो मीन वैल्यू थ्योरम पे ध्यान देंगे, बाकी सब लोग अपना डीपीपी कंप्लीट करेंगे। डीपीपी 6 जिनका बाकी है, राइट, आप लोगों को नहीं हुआ ना अभी तक? बाकी कितना बाकी? 48 तक हो गया। ठीक है, आपका हो गया? आप लोग पीछे जो मैं आपको बता रही हूँ और पीछे सब लोग साल में तो हो ही जाएगा ना, 2026 कंप्लीट होते तो कर ही लेंगे। सबसे कर कितना ये जो बताते हैं क्वेश्चन करो आप पहले। क्वेश्चन नंबर 46, 49, 50, 60 और 62 पहले क्वेश्चन। शुरू का हो गया पूरा? क्वेश्चन 46, 49, 50, 60 and 62. बाकी सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, जिनको काम दिया है वो लोग वो काम करेंगे, बाकी सब ध्यान देंगे। अभी तक हम लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम लेवल पे 5 पॉइंट डिस्कस कर लिए। कौन कौन से 5 पॉइंट डिस्कस हो गए हमारे? रेट ऑफ चेंज डिस्कस हो गया, अप्रोक्सीमेशन एरर डिस्कस हो गया, टेंजेंट नॉर्मल डिस्कस हो गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिस्कस हो गया, मैक्सिमम मिनिमम डिस्कस हो गया, राइट। लास्ट वाला पार्ट जो है वो लिखा वो आप लोग का मीन वैल्यू थ्योरम। एक बार ये समझ लेते कि मीन वैल्यू थ्योरम हमें क्या बोलना चाह रहे हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है। अच्छा, मीन वैल्यू थ्योरम में 2 पार्ट है। मीन वैल्यू थ्योरम में कौन कौन से 2 पार्ट है? 2 पार्ट है आप लोगों का, एक तो रोल्स
रोल्स-स्मिथ वैल्यू थ्योरम और एक है लाग्रांज-स्मिथ वैल्यू थ्योरम। इसके जब क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस में तो मोस्टली बच्चों से क्योंकि बाकी सब कहते हैं कि मैक्सिमम मिनिमा इंजीनियरिंग इन सब में तो काम किया होता है तो उनका आइडिया होता है कि उसको कैसे अप्लाई करना है। मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चन आते तो पहले समझ में नहीं आते कि मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन है। इसीलिए जो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्वेश्चन देख के कैसे डिसाइड करोगे, कैसे पता चलेगा ये आप लोगों का मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन है, तो उस पर पहले चेक करिए। अच्छा, रोलिंस और लाग्रांज क्या बोलते हैं, दोनों के फर्स्ट और सेकंड कंडीशन सेम है। मीन वैल्यू थ्योरम की बातें तब चालू होगी कि पहली कंडीशन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज ब्रैकेट ऑफ ए टू बी। आप जब मीन वैल्यू थ्योरम की बात करेंगे हम लोग या क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि फंक्शन क्लोज ब्रैकेट ऑफ ए टू बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए। सेकंड कंडीशन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन ब्रैकेट ऑफ ए टू बी। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए, कहां पर, क्लोज ब्रैकेट ऑफ ए टू बी में, राइट। सेकंड एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कहां पर, ओपन ब्रैकेट ऑफ ए टू बी में। ऐसा क्यों होगा आपके हिसाब से कि भाई यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी ओपन ब्रैकेट में रखी है, क्या रीजन, और कंटिन्यूटी क्लोज ब्रैकेट में रखा है? क्योंकि एक्सट्रीम प्लेस पे टेंजेंट नहीं बनता है, और अगर एक्सट्रीम प्लेस पे टेंजेंट नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली जब टेंजेंट ही नहीं बनेगा तो उसका स्लोप भी नहीं होगा, और स्लोप नहीं होगा तो फिर तो डिफरेंशिएशन की बात ही कहां होगी। इसलिए डिफरेंशिएबिलिटी, इसलिए आप देखो ना मैक्सिमम मिनिमम जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करते हो, एक्सट्रीम पॉइंट अलग से क्यों पुट करते हैं, क्योंकि टेंपरेरी पॉइंट में आपको डिवाइड बाय x इक्वल टू 0 लेने पर वो पॉइंट आता ही नहीं है। वो पॉइंट आता नहीं है, उसका रीजन क्या है कि एक्सट्रीम पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट बना ही नहीं पाते हैं, है ना। इसीलिए डिफरेंशिएबिलिटी कभी भी क्लोज ब्रैकेट में नहीं होता, डिफरेंशिएबिलिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट में ही होगा, तो इसलिए ये ओपन ब्रैकेट लिखा हुआ है या क्लोज ब्रैकेट लिखा है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, अगर ये आप दोनों चलिए अंदर करना हो, अगर ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुई, कौन कौन सी, फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस इन क्लोज ब्रैकेट ऑफ ए टू बी, फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल इन ओपन ब्रैकेट ऑफ ए टू बी, तो फिर तीसरी बातें चालू होगी। ये दोनों कंडीशन रोलिंस में भी एप्लीकेबल, मतलब रोलिंस में भी नेसेसिटी और लाग्रांज में नेसेसिटी है। अगर ये दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो दोनों से कोई भी एप्लीकेबल नहीं, राइट। तो पहले ये दोनों के लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फिर अब रोलिंस ने क्या बोला कि अगर आपके पास सपोज ऐसा कोई फंक्शन है, मान लेते हैं ये a कोमा f ऑफ a से चालू हुआ, b कोमा f ऑफ b पे खत्म हुआ, और आपके सामने दिख रहा होगा कि a से लेके b के बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, और a से लेके b में फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, राइट। और तीसरी कंडीशन इसकी सेटिस्फाई हुई, अगर आप देखोगे तो ग्राफ में f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, f ऑफ a का आंसर और f ऑफ b का आंसर सपोज सेम है, जरूरी नहीं, पर अगर ये सेम हुआ, ये दोनों तो होना ही चाहिए। और तीसरी अगर ये कंडीशन भी फुलफिल हुई, कौन सी, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, तो रोलिंस नाम के मैथमेटिशियन ने ये बोला है कि अगर ये तीनों कंडीशन अगर बन रही है कोई भी फंक्शन के लिए, तो a और b के बीच में एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा, एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा कि जहां से अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट एक्स एक्सिस को पैरेलल होता होगा। और ऑब्वियसली ये तो आप एक से बोलोगे तो मैक्सिमम मिनिमम की बात हो रही है इनडायरेक्टली, तो भाई आपका ये कर्व अभी से यहाँ तक क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, अचानक से क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो जब आप इंक्रीज से डिक्रीज जाओगे या डिक्रीज से इंक्रीज जाओगे तो आपका डिवाइड बाय dx अपनी साइन चेंज करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव होगा या तो नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, तो वहां पर कहीं ना कहीं तो डिवाइड बाय dx 0 बनेगा। और यही बात रोलिंस ने भी बोली कि भाई अगर फंक्शन a से b तक में कंटिन्यूअस है, फंक्शन a और b के बीच में डिफरेंशिएबल है, और f ऑफ a और f ऑफ b की वैल्यू सेम है, f ऑफ a और f ऑफ b की वैल्यू सेम। अगर f ऑफ a और f ऑफ b सेम नहीं है तो ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसे तो फिर ये है आप लोगों का ये फंक्शन है, ये a और b के बीच में कंटिन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल भी, बट यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि जहां से आप लोग टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो पैरेलल टू द एक्सिस होगा। तो सिर्फ ये दो पॉइंट पे रोलिंस काम नहीं करता, तीसरा पॉइंट होना चाहिए। वो f ऑफ a इक्वल f ऑफ b का मतलब क्या हुआ इनडायरेक्टली,
भाई जहां से चालू कर रहा हूँ वही खत्म हो रहा है आपका, तो जहां से चालू कर वहां खत्म होने के लिए उसको अपनी टेंडेंसी चेंज करना ही पड़ेगा ना। जब तक टेंडेंसी चेंज नहीं करेगा तब तक आप कंपल्सन कैसे बोल सकते हो कि आपको ऐसा पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा कि जहां से टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा। पर अगर ये सेटिस्फाइड हुआ तीनों कंडीशन, तो रोलिस के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द रोलिस आपके पास ऐसे टी पॉइंट होंगे ही होंगे, और मिनिमम एक होगा, एक से ज्यादा हो सकता है, एक से कम नहीं होगा। आपके पास मिनिमम ऐसा टी पॉइंट होगा कि जहां से आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपका टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा, मतलब बोल सकते हो f डैश ऑफ c इक्वल टू 0 होगा। क्योंकि c पे जो टेंजेंट बन रहा है उसका स्लोप 0 है। स्लोप कौन देता है? मेरा डिफरेंशियल तो देता है। f डैश ऑफ c को 0 होना पड़ेगा, जहां पर c किसको बिलोंग करता होगा? ओपन ब्रैकेट ऑफ a टू b, राइट। और अगर ऐसा सी मिल जाता है मतलब रोलिस थ्योरम वेरीफाइड हो रहा है, और वो होगा ही। रोलिस थ्योरम वेरीफाइड डेफिनेटली होगा अगर ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है, करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को रोलिस थ्योरम की जरूरत कब पड़ेगी? आपको रोलिस थ्योरम की जरूरत तब पड़ेगी जब आप लोगों को किसी के रूट्स पता करने हैं। एफ डैश ऑफ सी 0 आया तो मतलब सी क्या हो गया? एफ डैश का रूट सी तो हो गया है ना। एफ डैश ऑफ सी 0 है तो सी क्या हुआ? उसका डिफरेंशिएशन का रूट हो गया, जिसको हम लोग मैक्सिमा मिनिमा में क्या बोलते हैं? स्टेशनरी पॉइंट। तो सी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेशनरी पॉइंट, राइट। जैसे अगर आप लोगों का वैसा क्वेश्चन दिया है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सपोज मुझे दिया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए रेज टू एम इंटू एक्स माइनस बी रेज टू एम। वैसे तो फंक्शन दे रखा है और लिमिट दिया हुआ है ऑन ए टू बी, ऑन ए टू बी, और हमें ये चेक करना है कि इसके लिए रोलिस थ्योरम वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये वेरीफाइड रोलिस थ्योरम ये आप लोगों को प्रूव करना है। तो सबसे पहला काम, सबसे पहला स्टेप क्या होगा रोलिस थ्योरम का? फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस इन लोअर ब्रैकेट ऑफ ए टू बी। यहाँ पर आप लोग, अच्छा ये एम और एन होगा, सॉरी एम और एन, और एम और एन आर द पॉजिटिव इंटीजर, ये भी दिया हुआ है एम एन एन आर बिलोंग्स टू जेड प्लस। ओके, तो अगर x माइनस a रेज टू m और x माइनस b रेज टू m में m n n r पॉजिटिव इंटीजर, इसमें कि आपका एक अलजेब्रिक फंक्शन है। अच्छा, थोड़े से जनरल टूल्स आपको पता ही होगा कौन कौन से फंक्शन ऐसे होते हैं जिसको चेक करने की जरूरत नहीं है, जो हमेशा कंटीन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो कौन कौन से फंक्शन होते हैं? जैसे कौन से फंक्शन होते हैं जिसकी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करनी होती है? सबसे पहले अलजेब्रिक। सारे अलजेब्रिक फंक्शंस आर ऑलवेज कंटीन्यूअस एंड ऑलवेज डिफरेंशिएबल अनटिल एंड अनलेस उसको 2 या 3 पार्ट में ब्रेक ना किया जाए। जैसे आप कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन में देखते थे एफ ऑफ एक्स को 3-4 पार्ट में डिवाइड कर लेते, 0 से 1 में ये लेना है, 1 से 2 में ये लेना है, 2 से 3 में ये लेना है, तो हमें चेक करना पड़ता था हमारा आरएचएल एलएचएल और ये सारी बातें। बट जो एक नॉर्मल एफ ऑफ एक्स का फंक्शन होगा जो ऑलरेडी एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो फिर वो तो हमेशा कंटीन्यूअस भी होता है, हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, तो उसमें चेक नहीं करना होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक है, sin x cos x ऑलवेज कंटीन्यूअस होता है, चेक नहीं करना होता है। log x ऑलवेज कंटीन्यूअस होता है, चेक नहीं करना होता है। एक्सपोनेंशियल ऑलवेज कंटीन्यूअस होता है, चेक नहीं करना होता है ना, वो ऑलवेज कंटीन्यूअस भी होगा, डिफरेंशियल होगा। तो इसमें से कोई भी फंक्शन दे दिया जाए तो मुझे चेक ही नहीं करना। जैसे अगर मुझे इसको अगर सब्जेक्टिव में होता है तो सब्जेक्ट में पूछेंगे नहीं, बट अगर सब्जेक्टिव में होता तो मैं पहली कंडीशन डायरेक्टली लिख देता कि f of x is continuous in close bracket of a to b because given function is algebraic function। मैं बस इतना लिखता हूँ, मैं चेक में कुछ नहीं करता, राइट। सेकंड, f of x is differentiable in open bracket of a to b, क्योंकि given function वापस algebraic है तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं कि वो डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं, होगा ही। तो पहली दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, पर रोलिस पहली दोनों कंडीशन पे काम नहीं करता, रोलिस के तीसरी कंडीशन भी चाहिए। और तीसरी कंडीशन के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर अगर a रखूंगा तो मेरे f of a का आंसर कितना आएगा? 0। और अगर b रखूंगा तो f of b भी कितना आएगा? 0। तो f of a इक्वल टू f of b हुआ। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो कंफर्म है कि a और b के बीच में आपको उसका डिफरेंशिएशन का एक रूट तो मिलना ही मिलना है। अब वो चेक करते हैं, इसका डिफरेंशिएट करते हैं। इसका डिफरेंशिएट करोगे f of x का तो कौन सा रूल लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल है ना। इधर कोई कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगा हुआ तो क्या हो जाएगा?
m into x minus a raised to power m minus 1 into x minus b raised to n plus n time x minus b raised to n minus 1 into x minus a raised to n। करेक्ट? क्या कॉमन है? अरे इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या कॉमन लोगे? तो क्या कॉमन दिख रहा है? एक तो x माइनस a रेज़ टू पावर n माइनस 1 फिर x माइनस b रेज़ टू पावर n माइनस 1 तो अंतर क्या रहेगा? m टाइम x माइनस b प्लस n टाइम x माइनस a। अगर मैंने x माइनस b का पावर n माइनस 1 कॉमन लिया तो एक बार x माइनस b रेज़ टू n बाकी रहेगा ना, और वैसे ही अगर मैंने x माइनस a रेज़ टू m माइनस 1 कॉमन लिया तो एक बार x माइनस a बाकी रहेगा। करेक्ट? अब रोलिस के हिसाब से अगर ये आपका डिफरेंशिएशन है तो इस डिफरेंशियल का कम से कम एक रूट तो होगा ही, मतलब मेरे पास एक कम से कम एक c तो होगा ही, जिसके लिए f dash of c को क्या होना पड़ता होगा? 0। तो अगर f dash of c को 0 लूंगा तो जहां पर मैं x से वहां पर c रखूंगा तो क्या हो जाएगा? c माइनस a रेज़ टू m माइनस 1 c माइनस b रेज़ टू n माइनस 1 इंटू m इंटू c माइनस b प्लस n इंटू c माइनस a को किसके इक्वल होना पड़ेगा? 0 के बराबर। तो c की कितनी वैल्यू आई? सबसे पहले ये 0 हो सकता है, ये 0 होने के लिए c को क्या होना पड़ेगा? 1। पर ये आप ले नहीं सकते क्योंकि रोलिस में क्या बोला है? c किसके बीच में होना चाहिए? a और b के ओपन ब्रैकेट के बीच में होना चाहिए। c इक्वल टू a नहीं चल सकता, और वैसे भी a पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है भी नहीं, राइट? तो c a नहीं हो सकता, c b नहीं हो सकता, राइट? तो फिर कंपलसरी यहीं से c मिलेगा आपको, और वो c कितना आएगा? यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करोगे तो c के साथ m प्लस n कॉन्स्टेंट को उस तरफ भेज दो तो माइनस एम बी उस तरफ गया तो प्लस एम बी प्लस एन है, तो c किसके इक्वल हुआ? एम बी प्लस एन ए डिवाइडेड बाई एम प्लस, ये c की वैल्यू मिली। अब आपको ये रोलिस थ्योरम वेरीफाई कब बोला जाएगा? ये जो c मिला वो इस a और b के बीच में होना चाहिए। अगर ऐसा कोई c मिल जाता है तो रोलिस थ्योरम वेरीफाई हो रहा है। तो ये जो c मिल रहा है तो हम कैसे बोलेंगे कि c और a और b के बीच में ये जो c है, क्योंकि रोलिस थ्योरम वेरीफाई तभी बोला जाएगा जब फाइनली जो आपको c मिलेगा उसमें से कम एक c ऐसा मिल जाए आपको जो a और b के बीच में हो। मुझे लास्ट में c ये मिला, पर मैं कैसे प्रूव करूंगा, कैसे बताऊंगा कि c a और b के बीच में? मुझे दिख रहा है कि c a और b के बीच में होगा, तो ऐसा स्ट्रक्चर आपने देखा पूरे मैच में कहीं पर? एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन कहाँ देखा है? तो सेक्शन फॉर्मूला ये भी इंटरनल भी एक्सटर्नल, तो इंटरनल डिवीजन के लिए उसको बीच में ही तो होना पड़ेगा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि सी जो पॉइंट है वो इससे, इसका मतलब क्या हो गया कि सी कोमा एफ ऑफ सी जो होगा, सी कोमा एफ ऑफ सी जो होगा ये एक लाइन सेगमेंट, कौन सा लाइन सेगमेंट? ए कोमा एफ ऑफ ए और b कोमा एफ ऑफ बी को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा? m इज टू n के, तभी तो सेक्शन फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा, है ना? तभी तो c हम लोग बोल सकते हैं कि एम बी प्लस एन ए डिवाइडेड बाई एम प्लस एन होगा। इंटरनल डिवीजन तो c को कहाँ होना पड़ेगा? a और b के बीच में होना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा कि c को एफ ऑफ सी है वो a को एफ ऑफ और b को एफ ऑफ बी के लाइन सेगमेंट को इंटरनली m is to n के रेशियो में डिवाइड करें, therefore c belongs to open bracket of m to n। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं हो सकता कि जिसके अंदर आपकी तीनों कंडीशन वेरीफाई हो, तो फंक्शन कंटिन्यूस हो, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो और एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी हो, तो आपको कम से कम एक चीज तो ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जहां पर आपका एफ डैश ऑफ सी किसके बराबर होता होगा? 0 के बराबर होगा। ये मैंने इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव बताया कि सब्जेक्टिव में रोलिस थ्योरम को कैसे यूज करेंगे, राइट? ऑब्जेक्टिव में आप जब रोलिस थ्योरम की बात आएगी, अच्छा रोलिस थ्योरम से मैं ऐसे बोल सकता हूं, अगर मैं आपको ये बोलूं कि मेरे पास एक फंक्शन है जो कंटिन्यूस भी और डिफरेंशिएबल भी है और उसके 3 रियल रूट्स है, उसके 3 रियल रूट्स है, किसके? f के। तो f के अगर 3 रियल रूट है तो f डैश के मिनिमम कितने रियल रूट्स होंगे?
एफ के अगर 3 रियल रूट्स है तो एफ डैश के मिनिमम कितने रियल रूट्स होंगे? तो फिर आपको रोलिक्स समझ नहीं है अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हो। वापस रोलिक्स पे आ जाओ, आपको समझ नहीं अभी तक। देखो रोलिक्स ने क्या बोला, फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। फंक्शन कंटिन्यूस है अगर एफ अगर कंटिन्यूस है, एफ अगर डिफरेंशिएबल है, और अगर एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ बी हुआ तो फिर उसका डिफरेंशिएशन का ए और बी के बीच में मिनिमम एक रूट तो होगा, मिनिमम एक रूट होगा। जैसे ये जो डायग्राम बना है उसमें ए और बी के बीच में 3 रियल रूट है, मतलब 3 रूट है, राइट। हो सकता है कि ग्राफ से भी इतना ही हो, तो उसके अंदर एक ही रियल रूट होगा, मतलब एक ही एफ डैश ऑफ टी 0 मिलेगा, राइट। पर मिनिमम एक तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को सेम होने के लिए कर्व को अपनी टेंडेंसी चेंज करनी पड़ेगी, और कर्व अपनी टेंडेंसी चेंज करेगा तो कोई एक ऐसा पॉइंट होगा कि जहां तक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा ही होगा, राइट। ये बोला है रोलिंग्स ने। अब अगर मैं यहाँ पर आपको ये दे रहा हूँ कि भाई एफ एक कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है जिसके 3 रियल रूट है, एफ का डिग्री क्या है ये नहीं पता है, मतलब अब आपसे सर एफ के 3 रियल रूट है तो क्यूबिक इक्वेशन ही होगा, जरूरी थोड़ी है भाई। पावर 8 वाला भी तो इक्वेशन हो, पावर 6 7 वाला भी तो इक्वेशन हो सकता है जिसके 3 रियल और बाकी 4 इमेजिनरी रूट्स हो। तो हम ये तो बोल ही नहीं सकते कि एफ के 3 रियल रूट है तो उसका डिग्री कितना होगा, है ना। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, अगर मैं डेटा इनसफिशिएंट बोल के आ जाऊंगा अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो ये मैं बोल ही नहीं पाऊंगा कि 3 रियल रूट है तो एफ का डिग्री कितना होगा। बट मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि अगर एफ के 3 रियल रूट है तो उसके डिफरेंशिएशन के मिनिमम 2 तो रियल होंगे, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 2 से कम नहीं होंगे। क्यों? तो ये रोलिंस ने बोला हमें कि भाई अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उसके 3 रियल रूट है, तो वो ये बोल रहा है कि एफ ऑफ अल्फा का आंसर 0 है, एफ ऑफ बीटा का आंसर 0 है, और एफ ऑफ गामा का भी आंसर 0। अल्फा बीटा गामा इसके रियल रूट्स है, अल्फा बीटा गामा इसके रियल रूट्स है, मतलब उन्होंने बोल दिया कि एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू एफ ऑफ बीटा इक्वल टू एफ ऑफ गामा है। तो फिर रोलिंस क्या बोलता है कि अगर एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू एफ ऑफ बीटा है तो उसका डिफरेंशिएशन का कोई तो अल्फा 1 या x1 नाम का रूट होगा ही, जिसके लिए उसका आंसर 0 होगा, जहां पर x1 किसको बिलोंग करता होगा, अल्फा से लेके बीटा के बीच में बिलोंग करता होगा, और कम से कम एक रूट x2 होगा जिसके लिए डिफरेंशिएशन 0 होगा, और वो x2 किसको बिलोंग करता होगा, बीटा और गामा के बीच में बिलोंग करता होगा। ये बोला है रोलिंस ने कि अगर आपका एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी सेम हो गया तो आपका डिफरेंशिएशन का कम से कम एक रूट तो उनके बीच में होगा, और ये तीनों सेम ही तो दिया हुआ है, एफ ऑफ अल्फा 0 है, एफ ऑफ बीटा 0 है, एफ ऑफ गामा 0 है। तो एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा सेम है तो फिर अल्फा और बीटा के बीच में आपका डिफरेंशिएशन का एक रूट तो होगा ही। एफ ऑफ बीटा और एफ ऑफ गामा सेम है तो उसका डिफरेंशिएशन का एक रूट बीटा और गामा के बीच में तो होगा ही। तो मिनिमम 2 तो रियल होंगे, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 2 से कम नहीं हो सकते, राइट। आप लोग 2 से ज्यादा कैसे हो सकता है? 2 से ज्यादा इसलिए हो सकता है क्योंकि एफ अगर 3 रियल रूट है, और अगर मान लेते हैं कि इसका डिग्री 7 था, इसका डिग्री 7 था और उसके 3 रियल मिले तो 4 कैसे रूट्स होंगे, इमेजिनरी। अब जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपका 7 पावर 7 डिग्री का इक्वेशन होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन फॉर्म डिग्री कितना होगा, 6, है ना। डिग्री कितना हो जाएगा, 6। तो उसके पास तो 6 के 6 भी रियल हो सकता है। इसके अगर इमेजिनरी रूट्स है तो इसके इमेजिनरी रूट्स होना थोड़ी जरूरी है ना। जैसे कि अब आप लोग को बोलूंगे एफ ऑफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, इसके कितने रियल रूट्स है, कितने रियल रूट्स है, एक भी नहीं, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या रियल रूट है, इसका डिफरेंशिएट करो 2x plus 1 2x plus 1 को 0 के साथ करोगे तो x इक्वल टू -1/2, तो ये नहीं तो है। तो फंक्शन के रूट्स है कि नहीं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर हाँ ये जरूर है कि अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है जिसका एक भी रियल रूट नहीं है, पर उसका डिफरेंशिएशन की एक रियल रूट है, अगर उसका डिफरेंशिएशन का अगर एक रियल रूट है तो कोई ना कोई तो ए और बी ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होता होगा, जिसके लिए एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होता होगा। वो ए और बी, इसमें ए जो होगा -1/2 से छोटा होगा, बी जो होगा -1/2 से बड़ा होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन का जो रूट मिलता है वो हमेशा किसके बीच में होता है, ए और बी के बीच में होता है। ये किसने बोला हमें, रोलिंस ने बोला है। तो रोलिंस क्या करता है, रोलिंस आपको अपने कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन के मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स बता देता है। एफ के रियल रूट्स नहीं बता पाता, वो किसके रूट्स बताता है, एफ डैश के रियल रूट्स बताता है।
क्योंकि आप उल्टा स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। मतलब उल्टा स्टेटमेंट का मतलब कि एफ के अगर 3 रियल रूट है तो एफ डैश के मिनिमम 2 रियल रूट तो होंगे, बट एफ डैश के 2 रूट्स है तो एफ के मिनिमम 3 रियल रूट्स होंगे, नहीं बोल सकता। जैसे इसमें ही देखा ना, एफ डैश का 1 रियल रूट है, पर क्या मैं बोल सकता एफ के 2 रियल रूट्स होंगे? एफ का 1 रियल रूट नहीं है। तो रोलिंग थ्योरम आपको एफ के रूट्स नहीं बता पाएगा, मतलब ओरिजिनल फंक्शन के रूट्स नहीं बता पाएगा। रोलिंग थ्योरम हमेशा किसके रूट्स बताएगा आपको? उसके डिफरेंशिएशन के रूट्स बताएगा। बट वहां तक जाने के लिए तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। फंक्शन शुड बी कंटीन्यूअस इन क्लोज ब्रैकेट ऑफ a to b, फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल इन ओपन ब्रैकेट ऑफ a to b, एंड f of a इक्वल टू f of b। अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो रोलिंग थ्योरम एप्लीकेबल है, वो अपने डिफरेंशिएशन के रूट्स बता देगा। इतना है समझ में? अगर हमें दिया हुआ है if 3 times a plus 2c equal to 4 times b plus 3d, क्या दिया हुआ है? if 3 times a plus 2c equal to 4 times b plus 3d, और पूछा है कि then the equation ax cube plus bx square plus cx plus d इक्वल टू 0, और फिर ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है दिस इक्वेशन इज नो रियल रूट्स, इस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट्स नहीं है, राइट? ए है नो रियल रूट्स, बी है एटलीस्ट 1 रूट इन -1 to 0, एटलीस्ट 1 रूट इन -1 to 0, सी है एटलीस्ट 1 रूट इन 0 to 1, और लास्ट है नन ऑफ दिस। तो कैसे चेक करें? पहले तो क्वेश्चन देख के आपको पता भी तो करना पड़ेगा कौन से चैप्टर का क्वेश्चन। अभी तो चलो आपको पता है कि ए और डी चल रहा है, मीन वैल्यू थ्योरम की बात हो रही तो मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन है। पर आपको जब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पेपर के अंदर थोड़ी लिख के आएगा कि मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन, आपको पता भी तो चलना कि मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन, वो पता चलता है यहाँ से ऑप्शन से। मुझे रूट्स पूछा है, और रूट्स अगर मुझे जानना है, राइट, तो समझ जाने की मीन वैल्यू थ्योरम की बात हो रही है। मतलब नॉर्मल क्वेश्चन से क्वाड्रेटिक का रूट्स फाइंड करना, तो यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है। यही क्वेश्चन अब इसके रूट्स फाइंड करना है। अब ना पता है, ए पता है, बी पता है, सी पता है, डी पता है, कुछ नहीं पता, तो फिर कंफर्म है कि रोलिंग थ्योरम की बात हो रही है। अब इसका रोलिंग थ्योरम कैसे एप्लीकेबल होगा? क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? हर अलजेब्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है? यस, हर अलजेब्रिक फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। क्या एफ ऑफ ए, अब आपको पूछा गया है कि इस इक्वेशन के इस जगह कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? तो बेसिकली ये पहले तो अगर इक्वेशन के रूट्स की बात करें तो मेरा एफ ऑफ एक्स है ही नहीं, क्योंकि रोलिंग थ्योरम एफ ऑफ एक्स के रूट्स देता ही नहीं है। रोलिंग थ्योरम क्या देता है? एफ डैश ऑफ एक्स, तो इनडायरेक्टली आपका एफ डैश ऑफ एक्स, ये आपका एफ ऑफ एक्स नहीं, ये कौन है आपका? एफ डैश ऑफ एक्स। तो अगर ये मेरा एफ डैश ऑफ एक्स है तो पहले तो मुझे एफ ऑफ एक्स तक पहुंचना पड़ेगा। एफ डैश ऑफ एक्स में से मैं एफ ऑफ एक्स पे कैसे पहुंचूंगा? इंटीग्रेशन करके। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा? a टाइम्स x रेज़ टू 4/4 प्लस b टाइम्स x क्यूब बाई 3 प्लस c टाइम्स x स्क्वायर बाई 2 प्लस d टाइम्स x प्लस e। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल है। जब कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होने से काम थोड़ी ना होगा। इसकी कंडीशन भी तो फुलफिल होनी चाहिए। एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी वाली कंडीशन फुलफिल होने से तो ए और बी क्या लेना है? ऑप्शन से मुझे समझ में आएगा। ऑप्शन से अगर मैं चलता हूँ तो पहला ही बी ऑप्शन में क्या दिया कि एटलीस्ट 1 रूट इन -1 to 0, एटलीस्ट 1 रूट इन -1 to 0। तो अगर एटलीस्ट 1 रूट इन -1 to 0 है तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि अगर ऐसा होने के लिए एफ ऑफ -1 की वैल्यू को और एफ ऑफ 0 की वैल्यू को सेम होना पड़ेगा। रिलेशन तीसरी कंडीशन यही बोली है ना कि माइनस एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी सेम हुआ तभी तो उसके बीच में कम से कम एक रूट होगा, ये पता चलेगा आपको। तो ये मेरा ए और बी का काम कर रहा है। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो एफ ऑफ -1 जब मैं रख रहा हूँ तो क्या आएगा यहाँ पर? a/4 माइनस b/3 प्लस c/2 माइनस
डी प्लस ई, एलसीएम लूंगा तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, और 12 अगर एलसीएम होगा तो यहाँ पर 3a माइनस 4b प्लस 60 माइनस 20 और प्लस 12e डिवाइडेड बाई 12। और अगर f ऑफ 0 पुट करूंगा तो f ऑफ 0 का आंसर सिर्फ e आएगा, f ऑफ 0 का आंसर सिर्फ क्या आ जाएगा, तो e आ जाएगा। अब ये दोनों सेम है कि कैसे पता चलेगा, f ऑफ 0 तो e आ गया, अब f ऑफ -1 की वैल्यू e आ रही है, तो इसीलिए कंडीशन दे रखा है, तो कंडीशन कुछ काम होगा तभी दिया होगा। अगर ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा, 3a प्लस 60 माइनस 4b माइनस 20 इक्वल टू 0। 3a माइनस प्लस 60 माइनस 4b माइनस 20 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 0 के बराबर दिया हुआ है, तो 3a प्लस 60 माइनस 4b माइनस 20 आप लोगों का 0 के इक्वल दे रहा है। अगर ये 0 हो गया तो फिर बचा क्या, 12 बचा, 12 बाई 12 क्या हो जाएगा, e। तो क्या पता चला आपको, f ऑफ -1 और f ऑफ 0 की वैल्यू सेम आ रही, तो फिर रोलिंग थ्योरम के हिसाब से इसका डिफरेंशिएशन का कम से कम एक रूट -1 और 0 के बीच में होगा ही होगा, तो b कर लेता है। अगर b और c दोनों मैच नहीं होते है ना, b भी ऐसा, तो सपोज f ऑफ -1 और f ऑफ 0 सेम नहीं आता, तो फिर मैं c वाला ऑप्शन चेक करता कि f ऑफ 0 और f ऑफ 1 सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। अच्छा, अगर आप ये सोचे कि सर ये कैसे पता चले कि इसका एक भी रियल रूट नहीं है, जैसे ये ऑप्शन है कि नो रियल रूट, तो नो रियल रूट, तो इसके इस इक्वेशन के रियल रूट्स कब नहीं होंगे, तो क्यूबिक इक्वेशन का एक भी रियल रूट कब नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि एक भी रियल रूट नहीं होगा क्यूबिक इक्वेशन का, तो तीनों के तीनों इमेजिनरी रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज एक, इसलिए पहला ऑप्शन पॉसिबल था ही नहीं कभी, इसलिए मैं पहला ऑप्शन चेक ही नहीं किया, तो डायरेक्टली बी और सी चेक करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। आपको रोलिंग किसके रूट देता है, डिफरेंशिएशन के, तो आपको हमेशा पहले कहाँ जाना पड़ेगा, उसके ओरिजिनल फंक्शन में जाना पड़ेगा। उसके ओरिजिनल फंक्शन में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका इंटीग्रेशन करके सबसे पहले हमें उसके ओरिजिनल फंक्शन तक पहुंचना पड़ेगा, ओरिजिनल फंक्शन तक पहुंचने के बाद फिर आप लोगों को तीसरी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि जब इंटीग्रेशन हो रहा है तो कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल तो होगा ही होगा, बस आपको तीसरी कंडीशन चेक कर लेनी है। अब आप लोगों को एक ऐसा फंक्शन दिया हुआ है, अब इसका आंसर आप दीजिएगा, क्योंकि अगर ये समझ में आएगा तब आप दे पाओगे। f ऑफ x एक फिक्स पावर में इक्वेशन दिया हुआ है, x⁵ प्लस bx⁴ प्लस dx³ प्लस dx² प्लस ex, where a b c d e belong to any real value and f of x is a positive root alpha, ये बोला हुआ है। f of x का एक रूट है अल्फा and alpha is greater than 0 and f of x equal to 0 is a positive root alpha। कितने इंफॉर्मेशन है, अब एक एक ऑप्शन पढ़ रहा हूं, आप बताते जाना ये ट्रू है कि फॉल्स है। पहला ऑप्शन है f dash of x equal to 0 is root alpha 1 is root alpha 1 such that alpha 1 is between 0 to alpha। आपको क्या लग रहा है, स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है। f dash of x equal to 0 का एक रूट अल्फा 1 होगा और वो अल्फा 1 0 और अल्फा के बीच में होगा, ट्रू और फॉल्स। क्या होगा, इतना तो सोचने वाला क्वेश्चन है, क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ट्रू होगा।
मुझे लग रहा है समझ ही नहीं आ रहा आप लोगों को क्या चल रहा है। देखो क्या करना है आपको, ये फंक्शन, ये तो मानते हो कि फंक्शन कंटिन्यूस है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, राइट। तो आपको तीसरी कंडीशन पे फोकस करना है। क्या मेरे पास ऐसे कोई ऐसा कुछ वैल्यूज वगैरह है जिसके ऊपर मैं बोल सकता हूँ कि एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी है। अल्फा अगर इसका रूट दिया है तो कंफर्म है कि एफ ऑफ अल्फा 0 है, और एफ ऑफ 0 भी तो 0 है, क्योंकि इसमें अगर मैं 0 रखता हूँ तो मेरा आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो मुझे ऑलरेडी पता है ना कि मेरा एफ ऑफ 0 भी 0 है और मेरा अल्फा भी 0 है। तो तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो उसका डिफरेंशियल का कम से कम एक रूट तो 0 और अल्फा के बीच में होगा ही ना। वही तो बोला है यहाँ पर कि एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल 0 का एक रूट अल्फा 1 है, तो अल्फा 1 को किसके बीच में होना है, 0 से लेके अल्फा के बीच में होना है। तो पहली कंडीशन, ये पहला ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है। अब बी पे जब जाएंगे तो बी आप लोगों को दिया हुआ है कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रियल रूट। ये सही है कि फॉल्स है, हैज एटलीस्ट वन रियल रूट। एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 का कम से कम एक तो रियल रूट होगा ही होगा। ट्रू, करते हैं डबल डिफरेंशिएशन एक क्यूबिक इक्वेशन आएगा, क्योंकि पावर 4 फर्स्ट डिफरेंशिएशन का होगा, पावर 3 सेकंड डिफरेंशिएशन का होगा। तो पावर अगर 3 है तो तीनों से इमेजिनरी नहीं हो सकता, ये तो ट्रू है, राइट। सी, ये भी ट्रू है, ठीक है। सी है कि एफ डैश ऑफ एक्स हैज एटलीस्ट 2 रियल रूट्स। ट्रू है, क्योंकि एफ डैश ऑफ एक्स 4 पावर में इक्वेशन है, और उसका एक रूट तो मुझे कंफर्म हो ही गया था अल्फा 1। एक तो रियल रूट कंफर्म था रोलिंग के हिसाब से, तो अगर एक ही रियल रूट होता तो बाकी 3 इमेजिनरी होते, क्योंकि पावर 4 में है और 3 रियल रूट, अगर 3 इमेजिनरी रूट हो ही नहीं सकते, तो फिर और एक रियल होना ही पड़ेगा मिनिमम। ज्यादा हो सकते हैं पर कम तो नहीं हो सकते, तो ये भी ट्रू होगी। और फिर डी बोले ऑल ऑफ द अबव, तो ठीक है, फिर सारे करेक्ट। उसके बाद बोला है कि एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जिसका डिग्री 5 है। एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जिसका डिग्री 5 है विथ रियल कोएफिशिएंट सच दैट एफ ऑफ मॉड एक्स इक्वल टू 0 है 8 रियल रूट्स। एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जिसका डिग्री कितना दे रखा है 5। एफ ऑफ मॉड एक्स इक्वल टू 0 का कितने रियल रूट्स दे रखे हैं 8। तो आपको पूछा गया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के कितने रियल रूट्स होंगे। पहले एफ ऑफ एक्स के कितने रियल रूट्स होंगे, इन सबके लिए नोट पेन वगैरह की जरूरत नहीं है ना, कंसेप्चुअली सोचते हैं तो पता चलता है। एफ ऑफ एक्स एक डिग्री 5 है, मतलब अलजेब्रिक फंक्शन में कंटीन्यूअस डिफरेंशियल ये सब तो हो गए। अब एफ ऑफ मॉड एक्स इक्वल टू 0 के 8 रियल रूट्स है, तो एफ ऑफ एक्स के कितने रियल रूट्स होंगे, कितने 5 रियल रूट्स होंगे, सही है, कैसे बराबर है 5 होगा। क्योंकि मॉड रखेंगे जब इक्वेशन के अंदर, तो फिर एफ ऑफ जब हम माइनस से कोई करनी पड़ेगा एक्स को, और 8 रियल रूट्स हैं तो फिर उसके 4 रियल रूट्स तो कंफर्म हो जाएंगे। हाँ, एफ ऑफ एक्स 4 रियल रूट्स, और वो कैसे रूट्स होंगे, 4 पॉजिटिव होंगे नेगेटिव पॉजिटिव होंगे, ठीक है, बाकी तो फिर एक इमेजिनरी वो नहीं चल
एफ ऑफ मॉड एक्स 0 दिया हुआ है, तो मॉड एक्स आप ग्राफ का कर्व का ट्रांसफॉर्मेशन याद करिए। कोई भी मैंने कर्व ड्रॉ किया और उसमें एक्स में अगर मैंने मॉड लगा दिया तो क्या फर्क पड़ता था ग्राफ में, क्या क्या चेंजेस करते थे? मेरे पास अगर ग्राफ है कोई जैसा ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है, ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। अब मैं बोलता हूँ मैं एक्स की जगह पर अब मॉड एक्स लगा रहा हूँ, तो मैं इस ग्राफ में क्या चेंज करूँ? क्या चेंज करूँ? डायरेक्टली पहला स्टेप क्या होगा? लेफ्ट साइड वाला पार्ट हटाया जाएगा, क्योंकि एक्स ऑफ नेगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि मॉड लगाने से अब आप लोगों की वैल्यू, तो ये हट जाएगा। और फिर मॉड लगा, जैसे एक्स की जगह पर मॉड लगा, फंक्शन कैसा हुआ? इवन। तो एक्स में मॉड लगा के फंक्शन कैसा हुआ? और हर इवन फंक्शन किसके लिए सिमेट्रिक होता है? वाई एक्सिस के लिए। तो इसका एग्जैक्टली इमेज हो जाएगा यहाँ पर। ये तो डिस्कस पहले ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से दिखा चुका हूँ मैं आपको। तो फिर अगर मुझे ऐसे दिया हुआ है कि एफ ऑफ मॉड एक्स इक्वल टू 0 के अगर टोटल 8 रूट है, तो मॉड एक्स होने की वजह से वो वाई एक्सिस के लिए सिमेट्रिक होगा। तो वाई एक्सिस के लिए सिमेट्रिक होगा तो 8 रियल रूट कब होगा? जब पॉजिटिव तरफ 4 मिलते होंगे, नेगेटिव तरफ भी 4 मिलते होंगे। एफ ऑफ मॉड एक्स में कभी 7 रियल रूट हो सकते हैं, अगर एक रूट 0 हो तो एक रूट खुद 0 और बाकी 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव, तो हो सकते हैं 7 रियल रूट, अदरवाइज नहीं हो सकता। वरना कैसे हो सकता है? क्योंकि 4 अगर पॉजिटिव है तो सामने 4 नेगेटिव होना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मॉड एक्स है तो वाई एक्सिस के लिए सिमेट्रिक बनना ही बनना है। तो अगर यहाँ पर एफ ऑफ मॉड एक्स इक्वल टू 0 के अगर 8 रियल रूट से दिया हुआ है, तो कंफर्म ऐसा तो नहीं होगा कि 5 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। तो कंफर्म है कि एफ ऑफ एक्स के 4 पॉजिटिव रूट्स तो होंगे, राइट? तो एफ ऑफ एक्स अगर 4 पॉजिटिव रियल रूट है, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स का डिग्री क्या दे रखा है? 5। तो 4 रियल हुआ तो 1 इमेजिनरी होगा, और अगर 1 इमेजिनरी होगा तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर एफ ऑफ एक्स के कितने रूट्स हो जाएंगे आप लोगों के? 5 के 5 रियल होंगे, सही है? अब ये भी सोच के बताइए कि अगर एफ ऑफ एक्स अगर 5 रियल रूट है, तो फिर एफ ऑफ मॉड एक्स के 8 कैसे हुए होंगे? एक नेगेटिव तो वाई एक्सिस से सिमेट्रिक होगा जो भी होगा। एफ ऑफ एक्स का एक रूट नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स का एक रूट नेगेटिव होगा, मतलब फिर तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एफ ऑफ एक्स के 5 रियल रूट होंगे, पर एफ ऑफ मॉड एक्स के अगर 8 रियल रूट है, तो इसके उस 5 में से एक नेगेटिव रूट होगा, 4 पॉजिटिव रूट होंगे। और जैसे मैं एक्स के अंदर मॉड एक्स लगाऊंगा तो नेगेटिव वाला पार्ट हटा दूंगा, नेगेटिव वाला पार्ट हटाते हो नेगेटिव वाला रूट कैंसिल हो गया, हट गया मतलब, और बाकी 4 पॉजिटिव बचे, उसका सिमेट्रिसिटी बनाए तो 4 नेगेटिव और हो गए, तो 4 और 4 8 हो गए, सही है? या तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के 8 इसके 5 है एफ ऑफ एक्स के, है ना? 4 तो थे और 5 का भी रियल रूट होगा, तो उसमें से 3 पॉजिटिव रूट हो, 3 मतलब कोई रिपीटिंग रूट हो जाए, जैसे एफ ऑफ एक्स के 2 रूट 0 और 0 है, 3 रूट तो हो ही सकता है। तो अगर 2 रूट को 0 और 0 है, तो फिर बाकी 3 पॉजिटिव होंगे, और फिर मॉड लगाते वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा, तो 3 पॉजिटिव होगा तो बाकी 3 नेगेटिव हो जाएगा, 2 रिपीटिंग रूट से 0 है ना? ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट सही आंसर वही था जो अशोक ने बताया कि भाई सर 5 रियल रूट तभी हो सकते हैं, एफ ऑफ मॉड एक्स से 8 तभी हो सकते हैं जब उसमें एक नेगेटिव रूट होगा, 4 पॉजिटिव रूट होंगे। तो इसलिए मॉड लगाते नेगेटिव रूट कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव के वापस 3 4 और बच जाएंगे, तो 4 और 4 8 हो जाएगा। आप मुझे बता सकते हो कोई भी क्यूबिक इक्वेशन हो, तो चलो वो पहले इसके पहले ये वाला क्वेश्चन
हम लोगों को एक क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, पूछा गया क्वेश्चन, लेट एफ ऑफ एक्स बी ए नॉन कांस्टेंट थ्राइस डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफाइंड ऑन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। एफ ऑफ एक्स एक नॉन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट फंक्शन होगा तो फिर कितनी बार डिफरेंशिएट हो सकता है, इसलिए नॉन कांस्टेंट थ्राइस डिफरेंशिएबल फंक्शन इन द इंटरवल ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट such that f of x equal to f of 6 minus x and f dash of 0 equal to 0, f dash of 2 equal to 5, ये सब इक्वल है, f dash of 0 equal to 0, f dash of 2 equal to 0 and f dash of 5 equal to 0। इतने इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, f क्या है वो नहीं पता है, तो आपको पूछे कि n is the minimum number of roots, if n is the minimum number of roots of f dash of x का होल स्क्वायर प्लस f dash of x into f triple dash of x equal to 0 in the interval 0 to 6। ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, n by 2 फाइंड करना है। n क्या है, इसके मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स, minimum number of roots is equal to n, minimum number of roots equal to n। तो आपको पूछा n by 2 क्या होगा, और रेंज दिया हुआ है 0 to 6। जैसे पहले एक क्वेश्चन आया ना, तो आपको समझ ही जाने का पहली बात तो कि रोलिंग का क्वेश्चन कैसे कि रूट्स ढूंढना और फंक्शन गिवन ना, फंक्शन गिवन और रूट ढूंढना तो फिर नॉर्मल तरीके से कर लूंगा, पर फंक्शन दिया नहीं है और फिर भी मुझे रूट्स पता करना, वो भी मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स पता करना। एग्जैक्ट रूट्स रोलिंग नहीं बता पाता, रोलिंग आपको एग्जैक्ट रूट्स थोड़ी पता है, रोलिंग ये बताता है कि भाई अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ए और डी के बीच में मिनिमम एक रियल रूट होगा, एग्जैक्ट रियल रूट्स नहीं बता पाता। और यहाँ पर जैसे मैंने देखा इसमें मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स की बात हो रही है, तो दिमाग में आना चाहिए रोलिंग, और रोलिंग दिमाग में आते ही सबसे पहला कंसेप्ट क्या याद आना चाहिए रोलिंग का, फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस, फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल, वो दिया हुआ है साइज डिफरेंशिएबल है, तो दोनों कंडीशन का तो प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए तीसरी कंडीशन, और रूट्स रोलिंग किसका देता है, डिफरेंशिएबल। तो आपको इसके रूट्स पता करने तो पहले ये फंक्शन किसका डिफरेंशिएशन है ये सोचना पड़ेगा, ये फंक्शन किसी का तो डिफरेंशिएशन है, क्योंकि रोलिंग से आपको डिफरेंशिएशन के रूट्स मिलते हैं और इसमें फंक्शन के थोड़ी ना रूट्स मिलते हैं। ये 110% किसी ना किसी का डिफरेंशिएशन है, किसका डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। एक मिनट जरा गलती से लिखा, क्योंकि अब डेस एफ ट्रिपल डेस यहाँ एफ डबल डेस होना चाहिए, एफ डबल डेस एफ डबल डेस ऑफ एक्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स इनटू एफ डबल डैश ऑफ एक्स, ये बोल रहा, तो कर करके देखते हैं। अगर इसका डिफरेंशिएशन है तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा रूल लगाओगे, प्रोडक्ट रूल। अगर प्रोडक्ट रूल लगाते तो एफ डैश ऑफ एक्स को मैं ऐसे ही रखता, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स का क्या होता, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स वही दिया है, प्लस फिर मैं एफ डबल डैश ऑफ एक्स वैसे ही रखता, एफ डैश ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इनटू एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स का होल स्क्वायर एकदम सही है। ये किसका डिफरेंशिएशन है, एफ डैश ऑफ एक्स इनटू एफ डबल डैश ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन। इसके मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स पता करना है, तो एफ डैश ऑफ एक्स के मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स अगर पता करने होंगे तो आपको एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी कितनी जगह पर आ रहा है वो देखना पड़ेगा रोलिंग के हिसाब से, सही है। कहां पर आपको दिख रहा है कि एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी होगा, कितने पॉइंट पर, एक्स इक्वल टू 3 पर, क्योंकि इन दोनों का डोमेन सेम हो जाएगा। एक्स इक्वल टू 6 माइनस एक्स कहाँ होगा, एक्स इक्वल टू 6 माइनस एक्स और 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 3, x
ये दोनों सेम होंगे। पर आपको तो तीसरी कंडीशन में क्या चाहिए, एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी चाहिए। ऐसे और कौन कौन सी वैल्यूज है जिसके लिए आपका फंक्शन का आंसर सेम आ रहा होगा? कहाँ पर आएगा? ये फर्स्ट स्टेप आपका एकदम सही है, ये अप्रोच एकदम सही है कि भाई किसका डिफरेंशिएशन है, भाई इसका डिफरेंशिएशन। अब मुझे एफ डेश ऑफ एक्स के मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स पता करने के लिए मुझे ये पता करना है कि एफ ऑफ एक्स कितनी जगह पर सेम हो रहा है, और उसके लिए आपको कंडीशन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 6 माइनस एक्स। कहाँ पर सेम हो गए? वैसे कहाँ कौन कौन सी वैल्यू पे सेम हो सकता है? जैसे अगर मैं एक्स को अगर 0 रखूं तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 6, तो अगर एक्स को 0 का तो एफ ऑफ 0 किसके बराबर आएगा? एफ ऑफ 6 के बराबर आएगा। वो वैल्यू क्या है वो नहीं पता, क्योंकि एफ ऑफ एक्स ही नहीं पता, तो वैल्यू कहाँ से पता चलेगी? पर वो जानना भी क्यों? उन्होंने ये थोड़ी बोला, रोलिंग से नहीं बोला कि मेरा एफ ऑफ इक्वल 0 होना चाहिए, या 1 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, उन्होंने बोला सेम होना चाहिए, है ना? उन्होंने क्या बोला है, सेम होना चाहिए। अगर उन्होंने ये बोला होता कि एफ ऑफ इक्वल 0 होना चाहिए, तो फिर मैं ये भी बोल सकता था कि अगर डिफरेंशिएशन का अगर एक रियल रूट है तो फिर उसका ओरिजिनल फंक्शन के 2 रियल रूट होंगे, क्योंकि एफ ऑफ इक्वल 0 दिया हुआ है। बट यहाँ पर उन्होंने ये तो बोला नहीं कि एफ ऑफ इक्वल 0 होना चाहिए, उन्होंने सिर्फ ये बोला एफ ऑफ बी होना चाहिए, वो 0 होना जरूरी नहीं है। तो पहले तो एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 6 सेम हो गया, फिर और क्या सेम हो सकता है? एक्स को अगर 1 रखोगे तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 5 सेम होगा, फिर एफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ 4 होगा, फिर एफ ऑफ 3 इक्वल टू एफ ऑफ 3 होगा, तो वो तो सेम ही होगा, तो उसमें बोल नहीं सकते। एफ ऑफ 3 इक्वल टू एफ ऑफ 3, बस आपको दोनों तरफ अलग अलग वैल्यू आनी चाहिए, एफ ऑफ इक्वल एफ ऑफ बी आना चाहिए। फिर क्या हो सकता है? और कोई ऐसी वैल्यू दिख रही है आप लोगों को जहां पर आपके रोलिंग की तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो सकता है? चलो एक बार ये मान लेते कि नहीं मिल रही कोई कंडीशन, मतलब आपको ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिल रही कि जहां पर ये सेम होगा, तो अगर इनके बीच में अगर एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 6 आया, एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 5 आया, एफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ 4 आया, है ना? और हमें ये पता चल रहा था कि जब एक्स को अगर 3 रखूंगा तो एफ ऑफ 3 इक्वल टू सामने भी एफ ऑफ 3 आ जाएगा, एफ ऑफ 3 इक्वल टू एफ ऑफ 3 आ जाएगा। बट उससे आप लोग ये नहीं बोल सकते कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, क्योंकि उसके देवर भी अलग अलग होना चाहिए, तो उसका भी कंसीडर नहीं करना है। अब एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 6 है, तो रोलिंग की सब एफ डेश ऑफ एक्स के लिए क्या बोलोगे? अगर हमारे पास एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 6 आ रहा है तो रोलिंग की सब हम क्या बोल सकते हैं? एफ डेश का एक रूट तो 0 और 6 के बीच में होगा ही होगा ना? एफ डेश का एक रूट सपोज x1 बोल देता हूँ 0 होगा, जहां पर x1 किसके बीच में होगा? 0 और 6 के बीच में होगा, राइट? फिर x2
एफ डैश ऑफ x1 जैसे 0 होगा वैसे एफ डैश ऑफ x2 भी 0 होगा। तो एफ डैश ऑफ x2 किसके बीच में होगा? एफ डैश ऑफ x2 0 होगा तो x2 किसके बीच में होगा? 1 और 5 के बीच में होगा। एफ डैश ऑफ x3 0 होगा तो x3 किसके बीच में होगा? 2 से 4 के बीच में होगा। तो एफ डैश के 3 तो रूट्स पता चल गए। अगर एफ डैश के 3 रूट्स अगर यहाँ से पता चल रहे हैं मुझे, और ऑलरेडी यहाँ पर भी आप लोगों को 3 रूट दिया हुआ है। एफ डैश ऑफ 0 क्या है? 0 है। एफ डैश ऑफ 2 क्या है? 5 है। एफ डैश ऑफ 2 भी 0 और एफ डैश ऑफ 5 भी 0 है। पर इस तीनों को क्या मैं अलग से काउंट कर सकता हूँ? क्योंकि ये जो आप लोगों का एफ डैश ऑफ 2 जब हम 0 बोल रहे हैं तो 2 तो 1 और 5 के बीच में ही कोई ना कोई वैल्यू है ना। पर उन्होंने रोलिंस में क्या बोलते कि एटलीस्ट एक रियल रूट होना चाहिए। तो एक से ज्यादा रूट हो सकता है तो जरूरी थोड़ी कि x2 और ये 2 सेम ही होगा। सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। तो फिर वो कैसे पता करें कि सेम होगा या अलग अलग होगा? कोई तो ऐसी कंडीशन करनी चाहिए ना, वरना आप लोगों को n की जब तक एग्जैक्ट मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स नहीं पता चलेगा तो अगर मान लेते मिनिमम पूछा तो हम ये मान के चलते हैं कि वो दोनों सेम होगा। मिनिमम पे बात करनी है ना अपने को, तो मिनिमम पे बात करनी तो अपने मान लेते हैं कि दोनों सेम है। तो अगर दोनों सेम है तो 2 इनके बीच में आ जाएगा, 5 इनके बीच में आ जाएगा, करेक्ट। और 0 तो फिर अलग से लेना पड़ेगा क्योंकि 0 इससे कहीं नहीं है। ओपन ब्रैकेट देखना आप लोगों को, आप यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है 0 से लेकर 6, तो आप लोग 0 पर बोल नहीं सकते, इसका बीच में इंक्लूड हो रहा है। तो यहाँ से एक अलग रूट है, ठीक है ना। ये आप लोगों का एक अलग रूट होगा, 3 अलग रूट यहाँ से मिले, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो टोटल कितने रूट्स आए? 4। किसके? एफ डैश, ये मिनिमम रूट्स आए। और एफ डैश के मिनिमम कितने रूट्स कंफर्म हो गए? 4। अगर एफ डैश के अगर मिनिमम 4, ये समझ आया सबको? मिनिमम पे 4 और इसलिए मैं इसको सेम ले रहा हूं। अगर मैक्सिमम होता तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि रोलिंस मैक्सिमम नहीं बता पाता, रोलिंस सिर्फ मिनिमम बता पाता है। तो एफ डैश ऑफ एक्स के अगर 4 रियल रूट्स है तो फिर एफ डबल डैश ऑफ एक्स के मिनिमम कितने रूट्स होंगे? तो अगर एफ डैश ऑफ एक्स के 4 रियल रूट्स है तो फिर एफ डबल डैश ऑफ एक्स के मिनिमम कितने रियल रूट्स होते हैं? 3। रोलिंस यही तो बोल के गया है। फिर 4 रियल रूट्स का मतलब क्या हो गया? एफ डैश ऑफ अल्फा 0 है, एफ डैश ऑफ बीटा 0 है, एफ डैश ऑफ गामा 0 है, एफ डैश ऑफ डेल्टा 0 है। तो फिर उसका डबल डिफरेंशियल का एक रूट अल्फा और बीटा के बीच में होगा, एक रूट बीटा और गामा के बीच में होगा, एक रूट गामा और डेल्टा के बीच में होगा। अगर इसके 4 रियल रूट है तो इसके 3 रियल रूट्स होंगे। अच्छा, इसके 4 रियल रूट और इसके 3 रियल रूट में से कोई भी रिपीट हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं हो सकता भाई। जो आप लोगों का एफ डबल डैश ऑफ एक्स का रूट होगा अल्फा और बीटा के बीच में होगा ना, कोई रिपीट थोड़ी ना होगा। एफ डबल डैश से दूसरा रूट किसके बीच में होगा? बीटा और गामा के बीच में होगा। और तीसरा रूट किसके बीच में होगा? गामा और डेल्टा के बीच में होगा। तो अगर इसके 4 रूट है, इसके 3 रूट है और वो भी अलग अलग रूट और मल्टीप्लाई है, तो आपके टोटल कितने रूट्स हो जाएंगे? तो टोटल कितने रूट्स हो गए? 7। तो इसके 4 और इसके 3, तो टोटल कितने रूट्स हुए? 7 रूट्स हुए। इसके 7 रूट्स हुए, 7 रियल रूट्स हुए। तो उसके डिफरेंशिएशन के कितने मिनिमम रूट्स हैं? 6। तो n की वैल्यू 6। तो n की वैल्यू कितनी आई? 6। तो अगर n 6 होगा तो लास्ट में फाइंड क्या करना था आप लोगों को? n/2। 6/2 क्या हो जाएगा आप लोगों का? क्या ध्यान में रखोगे? जब आप लोगों को किसी का मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स पूछा जाए और अगर फंक्शन गिवन नहीं है तब आप लोग को रोलिंस को याद करना है। बट रोलिंस वापस ध्यान रखें तो रोलिंस ओरिजिनल फंक्शन के रूट्स नहीं बता पाते। रोलिंस किसके रूट्स बताता है? उसके डिफरेंशिएशन के रूट्स बताता है। तो पहले आपको जितना भी रूट्स पूछा गया होगा वो सोचने का कि वो किसका डिफरेंशिएशन है, वो कितना किसी का डिफरेंशिएशन दिया होगा। तो आप थोड़ा सा काम करोगे उस पर तो आपको पता चल जाएगा। और फिर
जो भी इंफॉर्मेशन है उसको यूज करिए, बाकी का काम हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लो ना, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको लग रहा है इसके बारे में। एक मिनट का, एक मिनट में फिर लिखना। तो मैंने आंसर चेक किया तो इसका आंसर 6 दिया हुआ है और हमारा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, क्योंकि हमने एक चीज मिस कर दी है, ये 3 आ रहा है। ये कंडीशन दिया था f of x प्लस f of 6 माइनस x इक्वल टू 0। अगर इसका आप डिफरेंशिएट करते हो, ये ध्यान ही नहीं दिया हमने, हम सिर्फ इतने ही फिर कंसंट्रेट करते थे। अगर इसका डिफरेंशिएट करते हो तो f dash of x इक्वल टू माइनस ऑफ f dash of 6 माइनस x, 6 माइनस x का भी तो माइनस बनाएगा। अगर मैंने इस तरफ शिफ्ट किया तो f dash of x प्लस f dash of 6 माइनस x इक्वल टू 0, ये रिलेशन मिला। अब पहले तो मुझे f dash of 0 कितना दिया हुआ, 0। अगर मैं यहाँ पर अगर x को 0 रखूं तो क्या होगा ये स्टेटमेंट, f dash of 0 प्लस f dash of 6 इक्वल टू 0, और f dash of 0 कितना दिया हुआ, 0। तो फिर f dash of 6 भी क्या होगा, तो और एक रूट मिला f dash of 6 में। फिर वैसे f dash of 2 भी क्या दिया हुआ है, 0। f dash of 2 0 दिया हुआ है, तो अगर यहाँ पर 2 रखता हूँ तो f dash of 2 प्लस f dash of 4 0। तो अगर f dash of 2 0 है तो f dash of 4 भी क्या हुआ, 0। फिर वैसे f dash of 5 0 दिया, अगर x को 5 रखूंगा तो f dash of 5 प्लस f dash of 1 0। अगर f dash of 5 0 है तो f dash of 1 भी तो 0 है, तो 6 रूट तो यही हो गए, 3 ऑलरेडी दिए थे। मुझे लग रहा है कि ये करने की जरूरत ही नहीं थी, अपने को तो इनडायरेक्टली f dash of x के रूट्स पता चलते थे, f डबल डैश ऑफ x के वैसे ही पता चल जाते हैं, है ना। तो ये करके कोई मतलब नहीं निकल रहा है, कुछ चलता तो यही पता चले। कितने रूट्स हो गए यहाँ पर, 1 2 3 दिए, बाकी 3 भी पता चल गए, तो 3 और 3 6, और f dash of x प्लस f dash of 6 माइनस x इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसमें x की जगह पर 3 रखूं, क्योंकि हमने ये तो चेक किया था कि दोनों डोमेन 3 पे सेम आ रहे हैं। अगर x को 3 रखा तो f dash of 3 प्लस f dash of 3 इक्वल टू 0, तो 2 टाइम f dash of 3 इक्वल टू 0, मतलब f dash of 3 इक्वल टू 0। तो टोटल कितने रूट्स हो गए, 7। 1 2 3 दिए थे, बाकी 3 पता चले, 6 और एक f dash of 3। तो इसके 7 रूट आए। अगर इसके 7 रूट है, ये तो है 1 2 3 4 5 6 और 7, तो f dash of x के कितने रूट्स है, 7। तो अगर f dash of x का अगर 7 रूट आए तो उसके डबल डिफरेंशिएशन के मिनिमम कितने रूट्स होंगे, 6। तो इस पूरे के टोटल कितने रूट्स हुए,
13, तो अगर इसके 13 रूट्स है तो उसके डिफरेंशियल से मिनिमम कितने रूट्स है? 12, और फिर वो n/2 ढूंढना था, तो n 12 था, तो फिर 12/2 है ना, तो वो हमने डिफरेंशिएट तो नहीं भूल गए। ठीक है, अब नोट डाउन करिए। फंक्शन हुए सारे ठीक क्यों नहीं हुआ? इसमें है वो सारे ठीक है। टेक्स्ट बुक में कोई क्लियर है? टेक्स्ट बुक में अगर ना अगर मैक्सिमम पे चालू चाहिए थोड़ा टेक्स्ट बुक ना थोड़ा बजाज टेक्स्ट बुक का टेक्स्ट बुक तो ये तो फाइन करे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम देखो देखो के जीरो ने डिफरेंस इज इक्वल टू 0 द डिफरेंस इज इक्वल टू 0 पर जितना नंबर ऑफ पॉइंट्स આવે ને એને કે એડજસ્ટ કરીને ડબલ ડિફરન્શિએશન કરવાનું ડબલ ડિફરન્શિએશન કરીને બધા પોઈન્ટ્સ મૂકવાના જેમાં લેસ ધેન 0 આવે એ મેક્સિમમ પોઈન્ટ અને ગ્રેટર ધેન 0 આવે મિનિમમ તો that should be the mark to the ये तो हो गए 49 और 46 49 लास्ट का आपका इसके चल रहा है आपको गाइड हम देखें नहीं तीनों का जिस बनाएंगे isosceles triangle. There can be circumscribed to a given circle of the isosceles triangle and circumscribed. Circumscribed is circle. और हमें डिफरेंशिएशन करना है इसका पेरीमीटर अगर ये पेरीमीटर तीनों साइड का लेंथ साइड अगर ये देखते तो ये सर्कल की तो टेंजेंट इस सर्कल की भी टेंजेंट ही तो हमें पता है कि दो टेंजेंट के मतलब दोनों का टेंजेंट का नहीं होता है इसको अगर मैं 3 आप दे दूं इसको 3 आप दे दूं ये सेंटर तो ये आप लोगों का यहाँ सेंटर के टेंजेंट को लाइन को 90 डिग्री एरिया ऑफ द ट्रायंगल ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो पेरीमीटर होगा एबी परपेंडिकुलर है इनको का आइसोसेलेस प्लस बी आइसोसेलेस ट्रायंगल होने की वजह से ये जो आप लोगों का वोल्टेज जो बनता है वो आपका मीडियन निकलता है
तो बीसी को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, बीडी और डी ये और ये सेम, तो बीसी को डिवाइड करो डिवाइड ऑफ बीडी, जितने कम कर सकते हैं सब कर दे जाते हैं, ठीक है। अब बीडी का लेंथ और बी का लेंथ देखो, अगर एबी की बात करें तो एबी में 2 पार्ट, तो कौन सा ए और एबी, एबी में 2 पार्ट ई और ईबी, और देखो तो बीडी का लेंथ कितने होगा, कितना बी का लेंथ होगा, सेंटर सेक्शन में दो के बाद सेम होता है, तो बीडी को लिख सकते हो बी, और 2b और यहाँ पर 2b, तो लास्ट में क्या ट्वाइस ऑफ a + 4 टाइम्स b, अब तो मुझे a चाहिए और b यहाँ इसको लोड करें, तो अपनी आंखों में तो रेडियस को जो सर्कमफ्रेंस पर करनी है कोई गिवन सर्कल r को अब अगर ये मेरा थीटा 90 डिग्री बनता है तो आपका सेम थीटा क्या हो जाएगा, r b opposite side of adjacent तो सेम थीटा इज इक्वल टू r अपॉन b, तो b क्या हो गया r अपॉन सेम थीटा तो r cos, तो b को चलो बोल देना r cos, और फिर कौन सा ये भी 90, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये लेंथ इसमें कोई कॉमन है, ये तो सब डिवाइड करेंगे सारे लेंथ, ये भी थीटा हो, ये 90, ये 2 थीटा, तो ये 90 माइनस 2 थीटा, अगर ये 90 माइनस 2 थीटा, अगर ये प्राइम कर दिया जाए ये ओ बी, फिर ट्रायंगल ये ओ ई में क्या लिख सकते हैं, और आपको ये चाहिए तो वापस 10 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू r अपॉन e, तो e r अपॉन 10 90 माइनस 2 थीटा, और 10 90 माइनस 2 थीटा 4 2 थीटा, r अपॉन 4 2 थीटा, 4 2 थीटा 1 4 2 थीटा डिवाइड हो गया, और r अपॉन 4 2 थीटा माइनस r 10 ये मिल गया 2r, अब पूरे में से देखी गई है कौन थीटा, तो थीटा का डिफरेंशिएशन dp बाय between थीटा 2r कौन है थीटा का स्क्वायर रूट थीटा और 4r कौन थीटा का माइनस 4r इनटू x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ थोड़ा नहीं होगी x स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, x स्क्वायर थीटा 1 बाय 2 और cos स्क्वायर थीटा 1 बाय sin स्क्वायर थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, तो sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को sin में कन्वर्ट करें, cos थीटा को 1 माइनस 2 तो sin स्क्वायर थीटा और पूरे का cos स्क्वायर पूरा ब्रैकेट ओपन करके sin स्क्वायर को इक्वेशन स्क्वायर करोगे तो sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, तो क्या और sin स्क्वायर थीटा ये माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा 4 sin स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 5 sin स्क्वायर थीटा और ये माइनस प्लस माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा, तो इसी तरह से होगा फिर आपके 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 5 sin स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का मतलब है प्लस 1 स्क्वायर थीटा, 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू ये लिखा आप लोगों ने, मुझे अब मैं डिस्कस करता हूँ फिर कुछ उसके पहले मेरे को एक चीज फाइंड करके बताओ, कोई भी 2D की इक्वेशन होगा तो उसके तीनों रियल रूट डिस्टिंक्ट एंड रियल होंगे उसकी कंडीशन, कोई भी 2D की इक्वेशन का तीनों रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे उसकी कंडीशन क्या होगी,
4 sin square theta minus sin square theta minus 1 equal to 0 sin square theta कितना होगा 1/2 और sin square theta 1 sin square theta 1 होगा तो theta को 90 होना पड़ेगा तो theta 90 कैसे होगा ये sin square theta 1/4 sin theta 1/4 theta equal to मल्टीप्लाई फिर डबल डिफरेंशियल वाला पार्ट में नहीं कर रहा हूँ डबल डिफरेंशियल से थीटा को 30 रखो तो यहाँ से ग्रेटर अब ये थीटा को 30 आ रहा है ये निकल आएगा मतलब तो थीटा की तरफ 30 to 60 ये √3 तो 2 किया है और 430 √3 और 4 किया है ठीक है देखो किधर ले जाते हैं क्या कौन सा तरीका वाला तरीका आगे वाला ये कंडीशन देख लो कंडीशन मिली कोई भी क्यूबिक इक्वेशन होगा तो क्यूबिक इक्वेशन को लेके आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा मैंने आपके सामने क्यूबिक इक्वेशन कोई भी क्यूबिक इक्वेशन के अलग अलग ग्राफ बना के दे दिए f of x is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d। अब मैं इसको हर एक की कंडीशन इसके कितने रूट है एक इसमें एक रियल होंगे तो बाकी दो इमेजिनरी होंगे ये हो सकता है पर ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके तीनों रियल और तीनों सेम हो सकता है भाई x-2 का होल क्यूब ये जो आपको दिख रहा है ना इसके एक रियल में इसके तीनों रियल और तीनों सेम है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ बनता है जहाँ पर कर्व की कॉन्केटिविटी चेंज होती है यहाँ पर कर्व की कॉन्केटिविटी चेंज हुई है ये बेसिकली अगर ये पॉइंट अगर 2,0 है तो ये कोई मुझे पूछे कि कौन सा कर्व है तो मैं देख के बोलता हूँ x-2 का क्यूब है x-2 के क्यूब क्या है तो क्यूबिक इक्वेशन
दिखने में एक ही रियल रूट है बट वो तीनों इक्वल है। तो ये क्या हुआ, 3 रियल रूट है बट तीनों कोइंसिडेंट हो रहे हैं। सही है, राइट। तो इसकी कोई पूछे कंडीशन क्या होगी, ये अल्फा नाम दे देते हैं ना, क्योंकि 2 होना जरूरी नहीं है। तो कोई पूछे इसकी कंडीशन क्या होगी, तब क्या बोलोगे, अल्फा रिपीटिंग रूट है, अल्फा कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट। क्लास में डिस्कस हुआ है हमारा रिपीटिंग रूट का। अगर अल्फा अगर रिपीट हो रहा है तो फिर एफ डैश ऑफ अल्फा भी 0 होगा और एफ डबल डैश ऑफ अल्फा भी 0 होगा। अगर एफ ऑफ अल्फा 0 हो रहा है और एफ डैश ऑफ अल्फा भी 0 हो रहा है, एफ डबल डैश ऑफ अल्फा भी 0 हो रहा है, तो कंफर्म हो जाएगा कुछ क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स कोइंसिडेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसकी कंडीशन कोई पूछे क्या होगी तो बोलोगे एफ डैश ऑफ अल्फा भी 0 होगा और एफ डबल डैश ऑफ अल्फा भी 0 होगा। इसकी कंडीशन, ये एक ही रियल रूट है, इसका एक, इसकी कंडीशन क्या होगी, एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या तो एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0 भी होगा। एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0। कोई क्यूबिक इक्वेशन का अगर डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव आ जाए तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो एक ही रियल दे सकता है, ये बाकी दोनों ही वैसा ही होंगे। इसकी एक रियल और 2 इमेजिनरी। इस पर इसमें क्या फर्क है, इसके भी एक रियल है, इसके भी एक रियल है, तो इसको बोला जाएगा वन रियल रूट विथ मोनोटोनिक फंक्शन, वन रियल रूट विथ नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, क्योंकि मोनोटोनिक मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है। तो वन रियल रूट विथ नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन तो चलो एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0, इसकी कंडीशन क्या है, एफ डैश ऑफ, जैसे एक रूट तो अल्फा है, ठीक है ना, एक रूट अल्फा है आपका, तो उन्होंने बोला है कि एक रियल रूट है और फंक्शन इज नॉन मोनोटोनिक। तो कोई पूछे कि इसकी कंडीशन में क्या लिखूं, मतलब क्या लिखना चाहिए, एफ ऑफ अल्फा 0 होगा ना, ये तो एक रियल रूट ये हुआ है तो इसलिए एफ ऑफ अल्फा तो 0 होगा। पर कोई पूछे इसकी क्या कंडीशन होगी तो मैं बोलूंगा मेरे पास एटलीस्ट एक एफ डैश ऑफ एक्स होगा, बीटा नाम दे देता हूं, तो मैं इसकी कंडीशन को पूछे ऐसे बोलूंगा एफ डैश ऑफ बीटा मुझे इक्वल टू 0 मिलता होगा, क्योंकि उस पॉइंट पर कर्व अपनी टेंडेंसी चेंज कर दे रहा है। कर्व अगर अपनी टेंडेंसी चेंज कर दे रहा है तो एफ डैश ऑफ बीटा को, मतलब उस पॉइंट पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट एक्स एक्सिस को पैरेलल होता होगा। अगर मेरे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन हो जिसका अगर एक रियल रूट हो और उसका डिफरेंशिएशन का भी एक रूट मिल रहा है, तो डिफरेंशिएशन का एक रूट मिल रहा होगा और एक ही रूट मिल रहा है डिफरेंशिएशन का, एक से ज्यादा रूट नहीं मिल रहा है, तो फिर ये वाले ग्राफ बनेगा, इस वाले का भी सेम, एफ डैश का एग्जैक्टली एक ही रूट मिलना चाहिए। अगर एफ डैश का अगर एग्जैक्टली एक ही रूट मिल रहा है तो फिर कंफर्म है कि उस क्यूबिक इक्वेशन का एक रियल होगा, ग्राफ नॉन मोनोटोनिक होगा। एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 मिले या लेस देन 0 मिले तो भी एक रियल रूट होगा बट मोनोटोनिक होगा। इस वाले की कंडीशन ये कितने रूट है वैसे, 3 रूट है और एक रिपीटिंग रूट है। मैं 2 रियल तो हो ही नहीं सकता ना, तीसरा इमेजिनरी कैसे होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 रूट है बट 2 रिपीटिंग रूट है, तो 2 रिपीटिंग रूट है तो फिर इसका मतलब किसका कंडीशन को पूछे तो क्या बोल दूंगा, एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू 0, एफ ऑफ बीटा इक्वल टू 0 एंड एफ डैश ऑफ बीटा भी। अगर बीटा अगर रिपीटिंग रूट है तो उसका डिफरेंशियल का भी तो रूट होना चाहिए, अगर बीटा रिपीटिंग रूट है तो उसका डिफरेंशिएशन का भी रूट होना चाहिए, ये भी वैसे ही होगा है ना। यहाँ पर भी अल्फा कोमा 0, ये बीटा कोमा 0, तो एफ ऑफ अल्फा तो 0 होगा ही
एफ ऑफ बीटा 0 होगा एंड एफ डैश ऑफ बीटा भी 0 होगा। मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा था वो ये पूछा था कि किसी क्यूबिक इक्वेशन के 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होने की कंडीशन क्या होगी। तो क्या बोलोगे? ऐसे बोल सकते हो ना, अगर इसको अगर आप इस तरह से अगर कंसीडर करो, अगर आप इसको अगर इसको इस तरह से कंसीडर करो, ये कंडीशन की जगह पर आप ऐसे कंडीशन बनाओ तो दोनों के लिए आप उसको यूज कर पाओ। जैसे अगर इसका एक रियल रूट है और नॉन मोनोटोनिक है, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा, तो इसके डिफरेंशियल के कितने रूट्स हैं? इसके डिफरेंशियल के कितने रूट्स हैं? एक का एक ही रूट है क्योंकि एक ही रियल रूट है, बट एफ डैश के कितने रूट्स हैं? 2। यहाँ पर भी एफ डैश के दो रियल रूट्स है और इस वाले ग्राफ में भी एफ डैश के 2 रियल रूट्स है ना। दोनों में पर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों के लिए सेम है। क्या? अगर इसको अगर मैं x1 बोलूं, x1 को मैं f of x1, और इसको मैं अगर f of x2 को मैं f of x2 बोलूं, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि f dash of x1 into f dash of x2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। f of x1 कहाँ है? x एक्सिस तो ऊपर है तो पॉजिटिव वैल्यू ही दे रहा होगा, और ये भी तो ऊपर है तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू ही दे रहा होगा, और ये f dash के रूट से f dash of x1 into f dash of x2 का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। यहाँ पर f dash of x1 नेगेटिव है, f dash of x2 भी नेगेटिव है, बट उनका प्रोडक्ट तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोनों केस में f dash of x1 into f dash of x2 ग्रेटर देन 0 होगा। तो कोई भी फंक्शन का अगर आपको क्वेश्चन किस तरह से आने वाला है, कोई क्यूबिक इक्वेशन देखो तो अननोन वैल्यू दे देंगे और बोलेंगे उसका एक रियल रूट है और नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है, तो अननोन वैल्यू का रेंज ढूंढना होगा। तो आपको इस कंडीशन को यूज करना पड़ेगा, आपको इस कंडीशन को यूज करना पड़ेगा। f dash of x1 into f dash of x2 अगर ग्रेटर देन 0 है, ये वाला ग्राफ को ये वाला दिख रहा है सब लोगों को, तो इसमें वो कंडीशन क्या बनती होगी? लेस देन 0, क्योंकि x1 में पॉजिटिव है तो x2 में नेगेटिव में जाएगा, तो यहाँ की कंडीशन होगी, ये कंडीशन मुझे चाहिए था आप लोगों से कि भाई अगर इसके 3 अगर डिस्टिंक्ट रूट्स है तो 3 डिस्टिंक्ट रूट्स की कंडीशन यही होगी कि f dash of x1 into f dash of x2 को क्या होना पड़ता होगा? लेस देन 0। करेक्ट? आए समझ में? क्लियर है? तो अगर आप लोगों को समझ में कोई सॉरी ये मैंने एक गलत लिख दिया, ये थोड़ी ओरिजिनल फंक्शन ना, f of x1 and f of x2 लेस देन 0, x1 और x2 कौन है? जहां पर आपका डिफरेंशिएशन 0 होता होगा। ठीक है, आपका डिफरेंशिएशन बेसिकली जहां पर रूट्स दे रहा है, उस रूट्स के लिए अगर आपका ओरिजिनल फंक्शन का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आ रहा है तो कंफर्म रूप से 3 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। जहां पर आपका f dash 0 बन रहा है, जहां पर आपके f dash के 2 रूट्स मिल रहे हैं x1 और x2, और उसको जब मैं ओरिजिनल फंक्शन में पुट करता हूं और मेरा फंक्शन का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो कंफर्म हो जाएगा कि एक रियल रूट है और फंक्शन नॉन मोनोटोनिक है। सही है? अब क्वेश्चन में ये समझ आ गई सबको? इसमें डाउट हो ये समझ आया? सबसे पहले वापस एक बार, कितने रूट्स होंगे इसके? 3, और तीनों के तीनों कोइंसिडेंट। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर कर्व की कॉन्केटिविटी चेंज हो रही है, मतलब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो फिर इसके तीनों के तीनों रूट कोइंसिडेंट होंगे और रिपीट हो रहा होगा। तो उसकी कंडीशन कोई पूछे तो अगर f of alpha 0 है तो f dash of alpha भी 0 होगा और f double dash of alpha भी 0 होगा, राइट? ये एक ही रूट होगा,
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, उसकी कंडीशन एफ डेस ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डेस ऑफ एक्स लेस देन 0। इसमें भी एक रूट है, इसमें भी एक रूट है, दोनों में, बट दोनों का फर्क क्या है? वन रियल रूट विथ मोनोटोनिक ग्राफ, वन रियल रूट विथ नॉन मोनोटोनिक ग्राफ। तो नॉन मोनोटोनिक ग्राफ का मतलब कि दो बार तो कर्व अपनी टेंडेंसी चेंज करेगा, बट यहाँ तक आ नहीं पाता, उससे पहले वो मुड़ जाता है, उससे पहले अपनी टेंडेंसी चेंज कर लेता है। तो x1 और x2 पे उसका डिफरेंशियल 0 होगा, क्योंकि वहां पर टेंजेंट जो बन रहा है एक्स एक्सिस को पैरेलल है, पर ये दोनों पॉइंट या तो एक्स एक्सिस के ऊपर होंगे या तो दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस के नीचे होंगे। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव करूंगा तो भी पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव करूंगा तो भी पॉजिटिव आएगा। तो एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, ये केस हो या ये केस हो। x1 x2 कौन है? तो x1 x2 कौन है? उसके डिफरेंशिएशन के रूट से। x1 x2 कौन है? उसके डिफरेंशिएशन के रूट से। और लास्ट केस ये वाला, तीनों डिस्टिंक्ट रूट से। तो फिर f of x1 into f of x2 को क्या होना पड़ता होगा? लेस देन 0, जहां पर x1 x2 कौन है? उसके डिफरेंशिएशन के रूट से। अगर अब आप लोगों को इसके बेस पर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ। आपको बोला है f of x is equal to x cube minus 9x square plus 24x plus t। f of x equal to x cube minus 9x square plus 24x plus t। इसके तीन रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। इसके तीन रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। थ्री रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो दो चीजें पूछी है। थ्री रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स से पहला पूछा है रेंज ऑफ सी। पहला पूछा है रेंज ऑफ सी। और अगर इसको तीनों रूट अगर अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा का जीआईएफ प्लस बीटा का जीआईएफ प्लस गामा का जीआईएफ का आंसर क्या होगा? दो चीजें फाइंड करके दो। पहले ये सारे लिख लो। एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस बी के डिफरेंट पॉसिबिलिटी और उसके ग्राफ और उसकी कंडीशन। फिर वो वाला एक बार ट्राई करो कैसे करो। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस टी, और क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला गया है कि उसके तीन रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है। तो रेंज ऑफ टी क्या होगा? और अल्फा बीटा गामा का जिसका तीन डिस्टिंक्ट रूट्स है, तो उसका जीआईएफ का आंसर क्या होगा?
x plus 57 और next one is x is so hypotenuse का length का extension तो ये hypotenuse का length अब क्या क्या जो the point of the hypotenuse is the distance into the reference point है x, y इसका एक कोई distance a है और उसके distance b the point of the hypotenuse triangle is the distance a b from the side और hypotenuse का length अगर ये a b c है तो उसका hypotenuse का length a b plus bc का है a b plus bc का है तो यहाँ ये थीटा और ये थीटा तो यहाँ पर साइन थीटा जो बी और ए बी और बी और डी सी राइट तो बी सी क्या हो गया बी बाय साइन थीटा मतलब बी ये बी सी हो गया बी cos तो यहाँ पर अगर देखोगे तो cos थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b एडजस्टेड साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी इज a by cos theta तो a sec theta तो ये हो गया आपका a sec theta तो a sec theta plus b cos theta ये आपका a तो ये अभी वेरिएबल कौन है थीटा इस तरह डिफरेंस करोगे तो ये थीटा b cos theta का माइनस b cos theta और थीटा ये गया आप लोग का क्या आया तो फिर रिलेशन के कौन से दो रूट आ रहे हैं 4 और 2 और कंडीशन की सबसे लास्ट वाली कंडीशन यूज करनी है f of x1 मतलब f of 4 into f of 2 को क्या होना पड़ेगा लेस देन 0 तो फिर c की रेंज आएगी कितनी है c की रेंज -16 से 4 -16 से 4 -16 से माइनस अगर -16 से 4 आंसर नहीं है माइनस देखिए -20 से -16 -20 से -16 ठीक t belongs to -20 to -16 ये आना तो इसमें करेक्ट आपने नंबर 2 a sin theta by cos square theta minus b sin theta by b cos theta by sin इसको बंद कर इसको तो बस sin क्या और बन गई cos इसको sin by cos तो cos को बनाए तो cos square theta cos यहाँ पर बन गई sin इसको cos by sin b cos theta by sin square theta फिर ds फिर 0 तो 0 तो फिर आपको लास्ट में क्या मिला a sin theta by cos square theta is equal to b cos theta by sin square theta क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो sin cube theta upon cos cube theta is equal to b by x क्रॉस मल्टीप्लाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो tan cube theta is equal to b by x तो tan theta is equal to b by x पावर 1 by फिर जब इसका डबल डिफरेंशिएशन करोगे जब हम डबल डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो आपको तो साइन से प्लस और थीटा कंफर्म है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा सारे डिफरेंस हम पॉजिटिव 1 प्लस 1 देंगे